अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं उर्दू लाइफ और आपके साथ मैं हूं सैफुल्लाह हुसैनी। आज हम एक ऐसे मौजू पर बात करने जा रहे हैं जो न सिर्फ अफ़गानिस्तान और अमेरिका की सियासत को नया रुख दे सकता है, बल्कि सीधे तौर पर चीन के साथ आने वाले वक्त में ग्लोबल पावर की जंग से जुड़ा हुआ है। और वो टॉपिक है अफ़गानिस्तान का बगराम एयरबेस। ये वही एयरबेस है जो कभी अफ़गानिस्तान में अमेरिकी कब्ज़े का दिल कहा जाता था और अब 20 साल की लंबी जंग और अफ़गानिस्तान से अमेरिका की वापसी के बाद एक बार फिर आलमी खबरों में छाया हुआ है। अब सवाल ये पैदा होता है कि आखिर ये बेस इतना अहम क्यों है? ट्रंप क्यों बार बार बगराम एयरबेस को अमेरिका के हवाले करने पर जोर दे रहे हैं? और क्या वाकई तालिबान एक बार फिर अमेरिका को बगराम में आने देगा? चलिए इसको तफसील से समझने की कोशिश करते हैं। बगराम एक ऐसी जगह है जो काबुल से नॉर्थ में सिर्फ 44 किलोमीटर पर वाक़ है और ये एयरबेस ऐसा एयरबेस है जहां कभी तकरीबन 1 लाख अमेरिकी फ़ौजी, जदीद तरीन टैंक्स, जंगी जहाज़ और हेलीकॉप्टर्स मौजूद होते थे। एक ऐसा बेस जिस पर अमेरिका ने अरबों डॉलर्स खर्च करके अपनी फ़ौजी मशीनरीज खड़ी की, एक दिन इन्हें सब कुछ छोड़कर वो जगह तालिबान के हवाले करना पड़ी। बगराम एयरबेस जिसका रनवे इस अंदाज में बनाया गया है कि जिस पर दुनिया का सबसे भारी फ़ौजी जहाज़ भी आसानी से उतर सकता था। इसके अतराफ शॉपिंग मॉल्स, चाइनीज़ फास्ट फूड सेंटर्स और रेस्टोरेंट्स और जिम्स, मिलिट्री हॉस्पिटल्स और फ़ौजियों की तफरीह और आसाइश के सारे नक्शे मौजूद थे। ऐसा लगता था जैसे अफ़गानिस्तान के बीचों बीच एक छोटा अमेरिका आबाद है। सिर्फ बगराम में इतने फ़ौजी और इतनी मशीनरीज थीं कि कई मुल्कों जैसे कनाडा या ऑस्ट्रेलिया की पूरी फ़ौजी ताकत के बराबर थी। जब अमेरिका ने यह बेस छोड़ा तो उसके सियासी और फ़ौजी मुखालिफिन ने उंगलियां उठाईं। यही वो मौका था जब माइकल वॉल्स ने इस फैसले की मुखालिफत की और एक बड़ा आर्टिकल लिखा जिसमें उन्होंने ख़ासकर बगराम के मुतालिक लिखा था। वो क्या लिखते हैं सुनिए। असल में मुझे सबसे ज़्यादा फ़िक्र उस स्ट्रेटेजिक जगह की है जिसे हम अमेरिका के सबसे बड़े दुश्मन के बैकयार्ड में छोड़ाए हैं। माइकल वॉल्स जो कि अमेरिकी कांग्रेस के रुकन रहे हैं और फिर डोनाल्ड ट्रंप के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र बने और अब 2025 में यूनाइटेड नेशंस में अमेरिका के नुमाइंदा हैं। माइकल वॉल्स जंग के लिए तैयार रहने वाले सियासतदानों में शुमार किए जाते हैं। उन्होंने ये बात 2021 में लिखी जब अमेरिका अपनी फ़ौजें अफ़गानिस्तान से निकाल रहा था। उन्होंने बाइडन के अफ़गानिस्तान छोड़ने के फैसले की मुखालिफत में ये बात कही थी। दुश्मन के बैकयार्ड से मुराद ज़ाहिर है चीन ही के बारे में कहा होगा, क्योंकि ये एयरबेस अमेरिका के मुताबिक चीन की सरहद के इतना करीब है कि सिर्फ 1 घंटे के ड्राइव पर चीन का सबसे क्रिटिकल न्यूक्लियर एरिया शुरू होता है। दूसरी और भी वजूहात के अलावा बगराम बेस से अमेरिका की दिलचस्पी और बेचैनी की एक अहम वजह यह भी हो सकती है। डोनाल्ड ट्रंप दौरान इलेक्शन कैंपेन भी इसका जिक्र करते रहे हैं और अब फिर उन्होंने इस बात को दोहराया है और इसी बात पर इंटरनेशनल पैलेट्स में हलचल पैदा हो गई है। हाल ही में यानी 18 सितंबर को लंदन में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि वो तालिबान के साथ बगराम एयरबेस को वापस लेने की बात कर रहे हैं और दलील में उन्होंने यही बात कही कि उस इलाके से चीन की वो सरहद जहां एटमी हथियार तैयार किए जाते हैं सिर्फ 1 घंटे की ड्राइव पर है। उन्होंने अपनी सोशल मीडिया ऐप रोज़ सोशल पर अफ़गानिस्तान को धमकी भी दी कि बगराम अगर अमेरिका को वापस न किया गया तो उसके बुरे नताइज हो सकते हैं। बगराम संगलाख पहाड़ों से घिरा ये वो इलाका है जिस पर सिकंदर आज़म, चंगेज़ खान और बाबर की तवज्जो मरकूज़ रही। अफ़गानिस्तान का ये वो तारीख़ी शहर है जिसने कई कदीम व जदीद सुपर पावर्स की अलगारों को मुशाहिदा किया है। इसीलिए तालिबान ने अमेरिका के दोबारा बगराम वापसी के इरादे की मुखालिफत करते हुए कहा कि ऐसे अज़ाइम रखने वालों को चाहिए कि वो यहाँ की पुरानी तारीख़ पढ़ें। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने साफ लफ्ज़ों में कहा है कि अमेरिका इस बेस के ज़रिए चीन के ख़िलाफ़ फ्रंट लाइन बनाना चाहता है। इस मामले में दिलचस्प बात यह है कि सिर्फ ट्रंप ही नहीं बल्कि कुछ बड़े अमेरिकी मीडिया हाउसेस भी अब बगराम की अमेरिका को वापसी की बात कर रहे हैं। मिसाल के तौर पर वाशिंगटन पोस्ट जो आम तौर पर डेमोक्रेट्स के करीब समझा जाता है और ट्रंप के सख्त खिलाफ रहा है, इसने भी एक आर्टिकल में लिखा है कि अमेरिका की बगराम वापसी कोई बुरा आइडिया नहीं। अखबार लिखता है कि अमेरिका अगर अफ़गानिस्तान में महदूद मगर मुनज़्ज़म फ़ौजी मौजूदगी कायम करता है तो ये वक्त की अहम ज़रूरत है। अब गौरतलब बात यह है अमेरिका को बगराम की इतनी शदीद ज़रूरत क्यों है और क्या वाकई ये बेस चीन के एटमी हथियार वाले इलाके से इतना ही करीब है जैसा कि कहा जा रहा है, और अफ़गानिस्तान की मौजूदा बदतरीन माशी हालत इस मामले को किस तरफ ले जा सकती है। इन बातों को समझने के लिए पहले बगराम बेस की हिस्ट्री समझते हैं।
بگرام کی نئی تاریخ تقریباً 75 سالوں سے سرد جنگ اور نام نہاد دہشت گردی کے خلاف جنگ، وار آن ٹیرر کے بیچ جھولتی رہی ہے۔ یہ بیس 1950 کی دہائی میں روس اس وقت کے سوویت یونین نے بنایا تھا۔ اس وقت یہ محض ایک چھوٹا سا ایئرپورٹ تھا۔ پھر جیسے جیسے سوویت یونین کی افغانستان میں دلچسپی بڑھتی گئی، بگرام بھی ترقی کرتا گیا۔ 1979 عیسوی میں جب روسی فوج نے افغانستان پر مکمل حملہ کیا تو بگرام ان کے لیے مین لانچنگ پیڈ تھا، یعنی افغانستان کے اندر ہونے والے زیادہ تر فضائی اور زمینی آپریشنز یہیں سے لانچ ہوتے تھے۔ لیکن جب روس کو افغانوں کے ہاتھوں شکست ہوئی، وہ افغانستان سے نکل گیا، تو یہ بیس مختلف افغان گروپوں کے ہاتھوں میں آتا جاتا رہا۔ اس دوران زیادہ تر عمارتیں اور سہولیات تباہ ہو گئیں۔ پھر 2001 آیا اور امریکہ نے افغانستان پر حملہ کیا۔ 9/11 کے بعد یہ بیس امریکہ کے قبضے میں آ گیا اور یہیں سے شروع ہوتی ہے بگرام کی نئی کہانی۔ جب امریکہ نے بگرام کو دوبارہ بنایا تو آہستہ آہستہ یہ جگہ ایک چھوٹے امریکی شہر کی شکل اختیار کرتا گیا۔ یہاں چائنیز فاسٹ فوڈ کے برانچز کھلے، برگر، پیزا اور ہر وہ چیز جو ایک امریکی غذا کے طور پر استعمال کرتا ہے وہاں دستیاب کرائی گئی۔ برانڈڈ اسٹورز جہاں فوجی شاپنگ کر سکتے تھے، جدید طرز کے ہاسپٹلز، جم اور تفریحی سینٹرز بن گئے۔ امریکی فوجیوں کے لیے یہ بیس ایک ایسا گھر بن گیا جہاں وہ سالوں تک رہ سکتے تھے۔ اس کے علاوہ بگرام میں ایک اور چیز بنی، وہ تھی یہاں کی بدنام زمانہ جیل۔ انسانی حقوق کی تنظیموں نے اسے افغانستان کا گوانتانامو کہا، جہاں قیدیوں کے ساتھ جو سلوک ہوتا تھا وہ کسی سے چھپا ہوا نہیں ہے۔ سن 2002 سے سن 2010 تک یہاں اربوں ڈالرز کے کنسٹرکشن پروجیکٹس ہوئے اور یہ بیس امریکہ کے لیے افغانستان میں ہر فوجی کارروائی کا مین بیس بن گیا۔ لیکن یہ بیس طالبان اور دیگر لڑاکا گروپس کے حملوں کی مسلسل زد میں رہا، اس لیے یہ کہنا غلط نہ ہوگا کہ بگرام امریکہ کے لیے ایک نعمت بھی تھا اور ایک ڈراؤنا خواب بھی۔ پھر 2020 میں ٹرمپ حکومت نے طالبان کے ساتھ ایک تاریخی معاہدہ کیا جسے دوحہ معاہدہ کہتے ہیں۔ اس معاہدے میں لکھا تھا کہ امریکہ اپنی تمام فوجیں اور بیسز افغانستان سے نکال لے گا، بشرطے کہ طالبان، القاعدہ اور اس جیسے دوسرے گروپس کو پناہ نہ دینا جیسی شرائط کو پوری کریں۔ طالبان کے مطابق اس معاہدے میں یہ کہیں نہیں لکھا کہ امریکہ بگرام بیس کو اپنے کنٹرول میں رکھے گا۔ امریکی فوجی لیڈرشپ یعنی پینٹاگون کے بھی اپنے خدشات تھے۔ مارک ایسپر جو اس وقت امریکہ کے ڈیفنس منسٹر تھے، انہوں نے کہا تھا کہ کم از کم 4500 امریکی فوجی افغانستان میں باقی رہنے چاہیے تاکہ دیکھا جا سکے کہ طالبان واقعی اپنے وعدے پورے کر رہا ہے یا نہیں۔ لیکن اس وقت مارک ایسپر کی بات کو پسند نہیں کیا گیا اور انہیں ہی فارغ کر دیا گیا۔ پھر جنوری 2021 تک افغانستان میں صرف 2500 امریکی فوجی باقی رہ گئے تھے، جو 2001 کے بعد سب سے کم تعداد تھی۔ پھر جو بائیڈن آئے، انہوں نے بھی پچھلی حکومت کے کیے گئے معاہدے کو پاس رکھتے ہوئے افغانستان سے مکمل واپسی کرا لی۔ یہ فیصلہ فوجی لیڈرشپ کے مشورے کے خلاف تھا۔ جو بائیڈن پر الزام لگے کہ انہوں نے جلدی میں افغانستان سے مکمل انخلا کا فیصلہ لیا۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنی الیکشن کیمپین میں بھی بار بار اس بات کو دہرایا کہ امریکہ کو یہ بیس واپس لینا ہوگا اور وہاں اپنے فوجی تعینات رکھنے ہوں گے تاکہ طالبان پر نظر رکھ سکیں۔ طالبان کے ترجمان ذبیح اللہ مجاہد نے اس دعوے کو ریجیکٹ کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ یہ ساری باتیں بغیر ثبوت کے ہیں۔ بگرام افغانستان کے کنٹرول میں ہے اور یہاں کوئی چینی فوجی موجود نہیں ہے اور نہ طالبان نے چین یا کسی اور ملک سے کوئی معاہدہ کیا ہے۔ طالبان کا کہنا ہے کہ دوحہ معاہدہ کوئی خفیہ معاہدہ نہیں تھا۔ امریکہ نے یہ بھی کہا کہ افغانستان چھوڑتے وقت 7,77,000 رائفلز، 70,000 ٹرکس اور بختر بند گاڑیاں چھوڑے ہیں اور یہ سامان اربوں ڈالرز کا ہے جو طالبان کی ملکیت میں آ گیا ہے۔ لیکن جان سوبکو جو افغانستان کی تعمیر نو کے لیے امریکہ کے انسپیکٹر جنرل رہ چکے ہیں، انہوں نے کہا کہ یہ سارا سامان افغانستان سے واپس لانا ناممکن ہے۔ زیادہ تر یا تو تباہ ہو گیا ہے یا ناقابل استعمال ہے اور جو باقی ہے اس کو واپس لانے کی لاگت اس کی اصل قیمت سے بھی زیادہ ہوگی۔ اور یہ حقیقت بھی ہے کہ افغانستان کی پیچیدہ زمینی صورتحال جان سوبکو کے بیان سے میل کھاتی ہے۔ امریکہ کی بگرام سے دلچسپی کی کئی ایک وجوہات ہیں۔ ایک یہ کہ چین کی سرحد صرف 800 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔ دوسرا، کاؤنٹر ٹیررزم یعنی دہشت گردی کو روکا جائے جس کے تحت داعش اور القاعدہ جیسے گروپس کو نشانہ بنایا جائے۔ اور تیسرا، افغانستان کے معدنیات، منرلز اور قیمتی وسائل ریسورسز۔ افغانستان زمین کے نیچے کھربوں ڈالرز مالیت کے وسائل ریسورسز رکھتا ہے۔ امریکی ڈیفنس ڈپارٹمنٹ کے مطابق یہاں کم از کم $1 ٹریلین کے معدنیات موجود ہیں، جن میں سونا، لیتھیم، کوبالٹ، تانبا، زنک اور گرومائٹ،
कीमती पत्थर जैसे ज़मरुद, याकूत, नीलम, अकीक, लाजुद और इन सबसे अहम नायाब ज़मीनी अनासिर रेयर अर्थ एलिमेंट्स मौजूद हैं। ये अनासिर आज की टेक्नोलॉजी में इंतहाई अहम हैं। चाहे वो मोबाइल फ़ोन हो कि लैपटॉप या इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ, सब में इनका इस्तेमाल होता है। और आज की तारीख़ में दुनिया की ज़्यादातर ऐसे नायाब ज़मीनी अनासिर पर चीन का कंट्रोल है और यही अमेरिका के लिए एक बड़ी स्ट्रेटेजिक टेंशन है। अमेरिका ने पिछले 20 बरस में तकरीबन $1 अरब अफगानिस्तान की माइनिंग प्रोजेक्ट्स पर खर्च किए, लेकिन 2023 में अमेरिकी इंस्पेक्टर जनरल की रिपोर्ट के मुताबिक प्रोजेक्ट्स की तरक्की निहायत कम और नाकाम रही। वजह मुल्क में बदअमनी, करप्शन और कमज़ोर इंफ्रास्ट्रक्चर बने। अब चलते हैं चीन फैक्टर की तरफ। अमेरिका ने दावा किया है कि बगराम बेस चीन के एटमी इलाके के करीब है, लेकिन माहिरीन के मुताबिक चीन के असल न्यूक्लियर हथियार मुल्क के सेंट्रल जोन में है, ना कि संक्यांग के रेगिस्तान में। यहाँ डेनिस वाइल्डर, जो CIA में चीनी फौजी मामलात के माहिर रह चुके हैं, कहते हैं कि ट्रंप जिस साइट की बात कर रहे हैं वो गालिबन लूपनूर है। ये चीन की सबसे मशहूर न्यूक्लियर टेस्टिंग साइट है, लेकिन असली प्रोडक्शन फैसिलिटीज़ तो मुल्क के बीचों बीच में हैं। और यही बात BBC और न्यूयॉर्क टाइम्स के इन्वेस्टिगेशन में भी सामने आई है। पेंटागन के एक साबिक सीनियर अहलकार ने कहा कि अमेरिका पहले ही नए सैटेलाइट और इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स के जरिए चीन के एटमी प्रोग्राम पर नज़र रख रहा है। बगराम वापस लेने से कोई ख़ास इंटेलिजेंस फ़ायदा नहीं मिलेगा, लेकिन माइकल वॉल्स 4 साल पहले ही कह चुके हैं कि बगराम छोड़ना मतलब यह है कि अमेरिका के पास चीन के पड़ोस में कोई एयरबेस बाकी नहीं। पड़ोसी ममालिक तुर्कमानिस्तान, उज़्बेकिस्तान या ताजिकिस्तान में नई बेस बनाना तकरीबन नामुमकिन है, क्योंकि ये ममालिक अमेरिका की मौजूदगी में कोई दिलचस्पी नहीं रखते। कुछ अमेरिकी एनालिस्ट्स के मुताबिक अगर अमेरिका और चीन के दरमियान ताइवान पर जंग छिड़ जाती है तो अमेरिका को बगराम की ज़रूरत पड़ सकती है। ये बेस एक स्ट्रेटेजिक फ्रंट लाइन बन सकती है। अब यहाँ बात फिर अफ़गानिस्तान की रजामंदी पर आकर रुक जाती है। अफ़गानिस्तान के फॉरेन डिपार्टमेंट के ऑफिसर ज़ाकिर जलाली के मुताबिक अफ़गान अवाम ने कभी भी गैर मुल्की फ़ौजी मौजूदगी कबूल नहीं की और तालिबान ने दोहा माहदे में इस बात को क़तई तौर पर नामंजूर कर दिया था। तालिबान की मौजूदा सूरत हाल पर एक नज़र। तालिबान माशी यानी इकनॉमिक और सियासी ताल्लुकात के लिए तैयार हैं, लेकिन सिर्फ बाहमी एहतराम यानी म्यूचुअल रेस्पेक्ट और मुश्तरका मफादात यानी शेयर्ड इंटरेस्ट की बुनियाद पर। अफ़गान तजज़ियाकार अहमद वलीद काकर के मुताबिक अगर तालिबान ने ट्रंप की डिमांड पर अमेरिकी फ़ौज को वापस आने दिया तो उनकी लेजिटिमेसी, कानूनी हैसियत ख़तरे में पड़ सकती है। अफ़गान की इकनॉमिकल कंडीशन बहुत ख़राब है। 20 साल जंग के बाद मुल्क टूट फूट का शिकार हो चुका है। 75% ख़ानदान अपनी ज़रूरियात पूरा नहीं कर पाते। 35 लाख बच्चे शदीद ग़िज़ा की कमी का शिकार हैं। इन तमाम क्राइसिस का हल सिर्फ एक है, वो ये कि अफ़गानिस्तान को ग्लोबल इकनॉमी में वापस लाना। रोज़गार, सरमायाकारी यानी फंडिंग और बुनियादी सहूलियात की बहाली के बग़ैर ये मुमकिन नहीं। और यही वो कार्ड है जिसे अमेरिका तालिबान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल करना चाहता है। अब देखना यह है कि तालिबान कहाँ तक अपने फ़ैसले पर अटल रहते हैं। ये तो वक्त और वहाँ के हालात ही बताएंगे। फ़ैसले तो 2 मुल्कों के दरमियान होंगे। हम तो सिर्फ यही चाहते हैं कि दुनिया में अमन कायम रहे। जंग जैसी सूरत हाल किसी भी मुल्क की आवाम के लिए बेहतर नहीं हो सकती। आवाम को चाहिए रोज़गार, खुशहाल और पुरसुकून फ़िज़ा जिसमें खौफ और दहशत का तसव्वुर ना हो। यही हमारी भी ख्वाहिश है और उम्मीद भी है। आखिर को दुनिया उम्मीद पर ही तो टिकी हुई है। नाज़रीन, अगर इस वीडियो से आपकी मालूमात और एहसासात में कोई फ़र्क पड़ा हो या इस वीडियो की निस्बत कोई मशवरा देना हो तो ज़रूर कमेंट करें और उर्दू लाइफ को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। शुक्रिया।